हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर। कल हमने पहला चैप्टर हमारा हिस्ट्री का 8 क्लास की हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखी है। कल से पहला चैप्टर हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं और ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसलिए हम इसको आधा आधा इसकी 2 वीडियो बनाएंगे। कल और एक आधी आज कर लेंगे हम। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर की लड़ाई हो गई, इस तरह से। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में कब आई थी, व्यापार करने के लिए आई और उसने फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया। किन किन राजाओं को इन्होंने हराया और किस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित किया। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए हमारा ऊपर ये दिया गया है, इससे ये थोड़ा एक पैराग्राफ सा वगैरह दिया गया है जिससे हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए मुगल बादशाहों में औरंगजेब क्या था, आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ये कौन सा था, आखिरी बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मतलब ये वैसे आखिरी नहीं था, लेकिन शक्तिशाली जो था वो सबसे आखिरी था। इसके बाद में और भी जो है मुगल बादशाह बने थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जब इनकी 1707 में मृत्यु हो गई थी तो जो वो कहते हैं ना, एक शक्तिशाली राजा जब गुजर जाता है किसी वजह से, जब गद्दी खाली दिखती है तो आसपास के जो सूबेदार होते हैं, जमींदार होते हैं, वो भी अपनी ताकतें दिखाने लगते हैं। उसी तरह से जमींदार भी अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें थी वो कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी थी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए थे, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो है स्वामी बनकर बैठ गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए थे। इस अध्याय में हम यही सब जानेंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने भी अपना शासन स्थापित कर लिया। कल हमने यही पढ़ा था ना कि कोई भी चीज़ एकदम से अचानक से नहीं होती, धीरे धीरे उन चीज़ों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी एकदम से कुछ नहीं किया, आते ही सब कुछ इन्होंने भी धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये साइड में देखिए यहाँ पर किन का चित्र दिया गया है, ये देखिए। और ये यहाँ पर इनके बेटे को यहाँ पर पकड़ा गया है, क्या नाम है इनका, बहादुर शाह जफर, और उनके बेटों की गिरफ्तारी की है कैप्टन हडसन ने। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासक के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया था तो विरोधियों ने क्या किया था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को उसके सामने ही मार डाला था, जफर को। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों ने अपना अधिकार कैसे स्थापित किया। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे चार्टर यानी कि परमिशन होती है, चार्टर एप्लीकेशन वगैरह, इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। और इजाज़तनामे का ये मतलब भी था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अलावा कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, यानी कि कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जा करके नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती जो है कीमत पर चीज़ें खरीद कर यूरोप में उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकती थी क्योंकि इनको जो है परमिशन मिली हुई थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय भी नहीं था और उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। वाणिज्य का मतलब होता है कि जिस तरह सस्ती चीज़ों को खरीद करके महंगी अलग जगह पर जा करके महंगे उस दामों पर बेचना। इस तरह से अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तब भी जो है वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते थे। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों से आने से नहीं रोक सकता था। यानी कि कोई भी ईस्ट इंडिया जो है वहाँ से कोई, इंग्लैंड से कोई नहीं आ सकता था, लेकिन जो यूरोपीय ताकतें थी
उनको कोई रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते और केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके हिंद महासागर को पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी कि पुर्तगाली वहाँ पर भारत के पश्चिमी तट पर आ चुके थे और गोवा में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया था। सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा। पुर्तगाल के खोज यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। इसका मतलब है कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, धीरे धीरे फिर डच आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़ा और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यूरोप के बाज़ारों में इनके अलावा काली मिर्च, लौंग यानी कि मसाले वगैरह, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी और उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था यानी कि फ़ायदा वगैरह वो गिरने लगा था। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत भी कर दी थी। यानी कि इसकी वजह से ही लड़ाइयों की शुरुआत हो गई थी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ों को डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रख सकते थे। यानी कि किलेबंदी कर दी जाती थी व्यापारिक चौकियों के चारों तरफ, उस तरह से उनको सुरक्षित रखते थे। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे थे। यानी कि जो आसपास के स्थानीय शासक थे उनसे भी टकराव होने लगा, क्योंकि वो किलेबंदी करने लगे, घेराबंदी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। कि आइए ये सब किस तरह से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कहाँ से शुरुआत करती है? बंगाल में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर लगी। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारी को कहते थे फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी होते थे जहाँ पर निर्यात करने वाली चीज़ों को जमा करके रखते थे। यहीं पर उनके दफ्तर और कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर के बसने के लिए उन्हें प्रेरित किया था। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, जो 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर के 3 गाँव की जमींदारी भी खरीद ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इनमें से एक गांव कालिकता यानी कि जो कि बाद में कलकत्ता बना और अब इसे हम कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान होता है एक शाही आदेश होता है। उस टाइम पर मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेज। और इन्होंने क्या किया था? औरंगजेब को भी जो है इस बात के लिए मना लिया था कि वो कंपनी को जो है बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी थी। यानी कि उनको पहले से ही कुछ अधिकार मिले थे, उनका भी वो फ़ायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत ही कम हुई थी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते? उन्होंने, किसने विरोध किया? नवाब मुर्शिद कुली खान ने, बंगाल के नवाब था। और ये देखिए व्यापार से युद्ध तक। व्यापार पहले वो व्यापार करते थे, फिर युद्ध में चेंज हो गया। तो किस तरह से हुआ? युद्ध का कारण क्या था? देखिए 18वीं सदी के शुरुआत में, एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, व्यापार से युद्ध तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकतें दिखाने लगे थे। उस समय पर दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। सबसे पहले कौन? मुर्शिद कुली खान, बाद में अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया था और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे थे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से भी रोक दिया था।
सिराजुद्दौला ने, और फिर उसकी किलेबंदी को बढ़ने से भी रोक दिया। कंपनी के पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही थी और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। अपनी टैक्स चुकाने को जो कंपनी जो थी वो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जो औरंगजेब से उन्होंने टैक्स न चुकाने का फरमान लिया था ना, इसलिए जो बाद में उनकी मृत्यु के बाद जो बंगाल के जो नवाब आए थे सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, उन्होंने क्या किया, उनसे टैक्स चुकाने की मांग की। फिर कंपनी टैक्स चुकाने को जो तैयार नहीं थी और अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों और बेतुकी मांगों से, क्या कहना था, स्थानीय और बेतुकी मांगों से व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा देगी। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी भी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और फिर किलों का भी पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया और अंत में इन टकराव की परिणति क्या हुई, प्लासी के युद्ध में परिवर्तित हो गई। तो ये ऊपर की स्टोरी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि किस वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। हमने ये कारण पढ़ा ऊपर, प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ, कब हुआ, ये देखिए, और किसकी हार हुई। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे 1756 में। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो कि उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से दे और आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी, यानी कि अगर एक राजा बनेगा तो उसके खिलाफ भी तो कुछ लोग होंगे ना, इसलिए उनके प्रतिद्वंदी में से किसी को नवाब बना देंगे। और कंपनी को कामयाबी इस बात पे नहीं मिली, यानी कि किसी को वो नहीं बना पाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया था कि कंपनी उनके राज्य की राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोक दे और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कंपनी की तरफ से कौन आया था, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया था। और किसने, सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ। और नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया था। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया था, कलकत्ते स्थित किले पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसकी खबर जो कंपनी को मिली, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के जो अफसर थे उनमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया गया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद किसने किया था, इनको कंपनी की तरफ से कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण क्या था, उनके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उन्होंने क्या की थी, मतलब धोखेबाजी की थी, उनके साथ कारगुजारी की और मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कह करके उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफ़र ने नवाब बनने के चक्कर में सिराजुद्दौला को जो है अपनी टुकड़ियों को जो युद्ध करने से मना कर दिया था। इस वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। संपन्नता का आश्वासन देखिए, प्लासी की इंग्लैंड के जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं पर संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री कौन था, विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से ये चिट्ठी भेजी थी। ये हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, कोई नहीं पूछेगा कि किसने किसको चिट्ठी भेजी, क्यों भेजी। ये देखिए, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत में ये है कंपनी एक बड़ी जीत थी, कंपनी की पहली जीत थी प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी और उसका मूल उद्देश्य था व्यापार करना और अपने व्यापार को फैलाना। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता आसान नहीं होगा और कठपुतली नवाब यानी कि जो मीर जाफ़र है वो भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती, मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो उसे कंपनी से हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया।
जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। 1764 में मीर कासिम को भी हरा दिया बक्सर की लड़ाई में और उसे बंगाल से बाहर कर दिया और फिर मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया गया। अब नवाब के ऊपर जुर्माना लगा दिया कि हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देगा नवाब। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने और व्यापारिक जरूरतें और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाब के साथ जो है अपने ख्वाब और खराब अनुभव देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उन्होंने सोचा कि अब किसको जो है नवाब बनाएंगे। पहले से ही जो नवाब थे वो भी आनाकानी करते थे, मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद ही नवाब बनने की सोच ली। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत दीवान नियुक्त कर दिया था। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल में दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोने लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने सारे खर्चे निकाल सकती थी और इस कमाई से कंपनी भारत की सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौज को संभाल सकती थी। कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। किस तरह से? नवाब बनने का क्या मतलब था कि इसका ये एक मतलब ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी को हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। कंपनी का हर एक कर्मचारी जो था नवाबों की तरह जीने का सपना देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया, जो कि अब चेन्नई है, वहाँ पर तो उसकी उम्र थी 18 साल। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ था तो यहाँ उसकी दौलत 4 लाख के करीब, देखिए 4,11,2 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम सौंपा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन क्या हुआ? लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप के जो ऊपर सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी जो अकूत संपत्ति थी उसके ऊपर संदेह था और उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1764 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब इतने आरोप लगेंगे तो करेगा ये काम ही ऐसे किए। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए थे और इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से भी आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएंगे और ब्रिटेन लौट करके आराम की ज़िंदगी जिएंगे। तो जीते जी धन दौलत लेकर के वापस आ गए। उन्होंने अपने आलीशान जीवन जिया और जिन्हें वहाँ के लोग क्या कहते थे? नबोब, जो कि भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता हुआ शासन। कंपनी ने अपना शासन फैला लिया चारों तरफ। किस तरह से? यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया था। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का प्रयोग किया था। यानी कि सीधा हमला नहीं किया था, पहले राजनीतिक आर्थिक हथकंडे अपनाए थे, उसके बाद ही युद्ध किया था। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे और ये कंपनी के राजनीतिक या फिर व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। यानी कि रेजिडेंट के माध्यम से, और अगला राजा कौन होगा, किस पद पर उसको बैठाया जाएगा, किस तरह की चीज़ें कंपनी के अफसर ही तय करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोपी। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी
और उस सुरक्षा में क्या है, सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। और अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 में, इसका शासनकाल था, रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना का जो पैसा था वो अदा करने से चूक गए थे और इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके उनसे छीन लिए गए थे। ये देखिए, अपने बेटों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला, यहाँ पर चित्र दिया गया है। और नीचे देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शान शौकत और शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। टीपू सुल्तान शेर मैसूर, इस टीपू सुल्तान को शेर मैसूर का जो पदवी मिली थी, क्यों मिली थी और कौन था टीपू सुल्तान? जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया था। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, उनका शासनकाल था 1761 से 82 तक, लेकिन उसके विख्यात पुत्र था टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, उनका शासनकाल था 1782 से 99 तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था टीपू सुल्तान के शासनकाल में। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती, और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी और काली मिर्च इलायची का निर्यात रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। आगे देखिए, यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया था और ये चित्र बनाया गया था डेनियल आर्म द्वारा। टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में किसके सामने? कॉर्नवालिस के सामने पेश किया था। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर के, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी और इस संधि के तहत उनके जो 2 बेटों ने अंग्रेजों के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी, क्योंकि वो अपनी विजय दिखाना चाहते थे। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए थे और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी होता है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी। ये चारों संधि यहाँ पर दिए गए हैं, 4 बार इनकी लड़ाई हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, क्योंकि टीपू ने अपनी जो है उसकी रक्षा की थी, राजधानी की। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई थी। ये देखिए, टीपू का खिलौना शेर। देखिए, यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है, जिसमें ये नकली शेर है एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब वह इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता और सिपाही के भीतर से भी चीखने की आवाज़ आती थी। अब ये खिलौना शेर कहाँ पर है? लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये डेट आप याद रखना। और श्रीरंगपट्टनम भी आपसे पूछ सकता है, टीपू सुल्तान की राजधानी। अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए थे। यहाँ पर उनके बारे में बताया है कि उनको ये पदवी क्यों मिली थी। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी मिलती है। जनश्रुति यानी कि लोगों के द्वारा सुनी गई बातों से भी मिलती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया गया है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे। वहाँ पर एक शेर उनके सामने आ गया था और उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई थी। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था और उनके राज्य झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। ये थी टीपू सुल्तान की कहानी। मराठों की लड़ाई आ जाएगी आगे, ये हम यहाँ तक करेंगे बस। और ये मराठों के बारे में और इनके लड़ाई के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर हो जाएगा।
हर रोज़ 25-30 मिनट की एक वीडियो हो जाएगी, तो आप आसानी से उसको पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। अगर लंबी वीडियो होगी तो बोर होकर के आप उसको बीच में ही छोड़ करके चले जाएंगे। तो आगे की लड़ाई हम और बातें हम कल पढ़ेंगे। ये था प्लासी के बक्सर की लड़ाई के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। कंपनी ने धीरे धीरे किस तरह से अपनी सत्ता वहाँ पर स्थापित कर ली थी। सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जो है असली रूप वहाँ पर दिखा दिया और जो है पूरे राज्य पर, बंगाल के ऊपर और सभी जो है उनको नवाबों को हरा करके वहाँ पर कब्जा कर लिया, खुद ही नवाब बन करके बैठ गई थी इस तरह से। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसी का जो है सेकंड पार्ट आएगा आपको, सेकंड चैप्टर का ही। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना और सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। सभी को लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।